जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 5वीं की हिंदी ग्रामर का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? वर्ण विचार। क्या है जिसका नाम? वर्ण विचार। पिछले पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में, है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं वो पढ़ा था। कितने रूप? 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा व्याकरण में विशेष क्या क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, है ना। ये हमने सब जाना था। अब इस पाठ में क्या है? वर्ण विचार। क्या कहे पाठ का नाम? वर्ण विचार। वर्ण विचार हम कैसे समझेंगे? वर्ण विचार को इस पाठ में दिया है। तो वर्ण विचार के लिए वर्ण क्या होता है ना। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण हम किसे कहते हैं? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। वर्ण हम किसे कहते हैं? किसी, क्या कहेंगे? वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, है ना। वर्ण कैसी ध्वनि है? हमारे मुंह से निकलने वाली ऐसी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अब इस पाठ में देखते हैं हम क्या बताया है। आज हमारी अध्यापिका ने हमें वर्ण विचार के बारे में बताया। अब 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। आज हमारी अध्यापिका ने हमें क्या बताया? क्या, किसके विषय में? वर्ण विचार के बारे में बताया। हमें भी हमारे अध्यापक ने पढ़ाया, वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है आज हमारी अध्यापिका ने हमें किसके बारे में बताया? वर्ण विचार के बारे में। और दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है कि हमें भी हमारे अध्यापक ने बताया कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है। अब स्वर और व्यंजन। अब कौन कौन से 2 भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। हमारे मुंह से हमेशा व्यंजन निकलता है, लेकिन हम इसे व्यंजन कहेंगे। व्यंजन क्या कहेंगे? हम इसे व्यंजन। क्यों? क्योंकि च, छ, ज, झ और य, ये च वर्ग होता है। यानी वर्ग मतलब ये 5 वर्ण, जहाँ ये च वर्ग है, इसका अंतिम वर्ण क्या होता है? य। तो जब भी च, छ, ज और झ के पहले अनुस्वार आता हो, है ना। जैसे यहाँ पर किसके पहले? ज के पहले क्या आया? अनुस्वार। तो हमने इसको क्या पढ़ा? जब भी इन वर्णों के पहले अनुस्वार आए तो हम वहां उच्चारण क्या करेंगे? य। तो हम इसको स्वर और इसको क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन नहीं, क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। ऐसा होता है। ज से पहले य है, लेकिन य न लिखकर ऊपर अनुस्वार लगाया है। इसका उच्चारण हमें क्या करना है? य। तो व्यंजन। ठीक, आगे से ध्यान रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है कौन? वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अक्षर भी कहा जाता है ना। वर्ण क्या है? वर्ण कैसी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। कौन सबसे छोटी इकाई है? वर्ण। ठीक है। वर्ण ऐसी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण की परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके। ठीक है। कैसी ध्वनि? छोटी से छोटी ध्वनि। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ण कहेंगे। और इन्हें क्या कह सकते हैं? अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक। अब जो वर्ण है वह क्या है? ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण किसका लिखित रूप है? ध्वनि का लिखित रूप। वर्णों का संयोजन एक माला के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण अपनी अपनी जगह पर उपयुक्त किए जाते हैं। जो वर्ण, तो वर्णों का वह समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। जिस तरीके से हम मोती को, एक एक मोती को जोड़कर क्या बनाते हैं? एक माला का निर्माण करते हैं, ऐसे ही वर्णों को मिलकर, ठीक है, अ है, आ है, ई है, इस तरीके से वर्णों को, बहुत सारे वर्णों को मिलाकर क्या बनती है? हमारी वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हुई? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, किसके क्रमबद्ध? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्ण की परिभाषा क्या थी? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम वर्ण कहेंगे। और वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक, ये 2 परिभाषाएं हुई। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
ठीक, पिछले पाठ में भी जो हमने परिभाषाएं याद की थी और पढ़ी थी, उनको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, फेयर कॉपी में। तो यदि आपने पाठ 1 में नहीं लिखी हो तो आप पाठ 2 और उसमें सारी परिभाषाएं आपको लिखना है। ठीक, कौन कौन सी थी? संज्ञा थी, फिर कौन सी थी? सर्वनाम, है ना, विशेषण, ये सब हमने जाना था, इसलिए ये सारी परिभाषाएं हमको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये हमारे टेस्ट में भी पूछी जा सकती है, हमारे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, ये सब लिखना है। ठीक, इसके बाद और किसकी परिभाषा लिखना है आपको? अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ण पढ़ा, वर्ण की परिभाषा लिखना है ना। और वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा भी लिखना है। शब्द की परिभाषा एक बार और जानेंगे। वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले। जैसे ये अ है ना, और ये म है, और ये र है। तो अब ये अ वर्ण है, म वर्ण है और ये र वर्ण है, लेकिन जब इनका समूह बन गया, इनको एक कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया? अमर। और अमर शब्द का अर्थ निकल रहा है हमें, अमर यानी जो कभी ना मरे वह अमर। तो यह क्या है? सार्थक शब्द है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा भी हमें आ गई, इसलिए हमको फेयर कॉपी में शब्द की परिभाषा भी लिखना है। उसके बाद क्या आता है? वर्ण, शब्द और फिर आता है वाक्य, है ना। वर्ण से मिलकर क्या बना? शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बना? वाक्य। जैसे अमर, है ना, इधर, आ। अब ये शब्द है, ये शब्द है और ये शब्द है, इन सबको मिला दिया तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों के, क्या होगी परिभाषा? शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को, किसको? शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को क्या कहते हैं हम? वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाक्य। तो यह परिभाषा भी हमको हमारी कॉपी में लिखना है। ध्यान रखेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं परिभाषा क्या हुई? वर्णमाला की। वर्णमाला की परिभाषा भी हमने पढ़ी है। क्या? वह वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? वर्णों की, ये वाली, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये सारी परिभाषाएं आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब आगे आता है वर्णों के भेद, है ना। वर्ण तो हमने समझा, लेकिन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं, ये हम पढ़ेंगे। वर्णमाला में वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा? स्वर, और दूसरा व्यंजन। दूसरा क्या? व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये ज है, और ज जो च वर्ग के वर्ण होते हैं उसका अंतिम वर्ण क्या है? इ। तो जब भी च छ ज के पहले अनुस्वार आए तो वो क्या होना चाहिए? व्यंजन। इ होगा उसका उच्चारण, तो व्यंजन। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ये, और इसके यहाँ पर अनुस्वार है, तो अब ये ग है ना। तो क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ग है, इसलिए हम यहाँ क्या उच्चारण कर रहे हैं अनुस्वार का? ग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसको? कंगन। क्या पढ़ रहे हैं? कंगन। हमने कैगन पढ़ा क्या? कंगन पढ़ा क्या? नहीं, क्या पढ़ा? कंगन। अंग का उच्चारण किया, क्योंकि इस लाइन का आखिरी वर्ण क्या है? ग है। समझ में आया? इसलिए ज वाली लाइन का सबसे आखिरी वर्ण क्या है? य। तो हमें यहाँ क्या उच्चारण करना है? व्यंजन। ठीक, अब हम चलते हैं वर्णों के भेद की ओर। स्वर। अब स्वर क्या है? स्वर कितने होते हैं, है ना। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन तो स्वर। अब स्वर कितने? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये क्या है? स्वर है। क्या है ये? स्वर है। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसमें जो और अह है, यह भी स्वर ही माने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वर की संख्या होती है वो केवल 11 होती है। औ तक ही होते हैं, है ना। औ तक ही क्या है? स्वर है। ये दोनों जो है ये क्या है? अम और अह अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह कहते हैं इन्हें। ठीक है, आगे आता है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से? आप देखिए, ये क, ख, ग, घ और ङ। ये जो एक लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग। तो ये कौन सा वर्ग है?
क वर्ग, इसको कौन सा वर्ग कहेंगे? क वर्ग। और ये कौन सा वर्ग है? च वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? ट वर्ग। एक वर्ग में कितने अक्षर? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये सब क्या है? वर्ग है। इसे त वर्ग, है ना। फिर प वर्ग, ये वर्ग कहलाए। अब क ख ग घ ङ, इसे इंग भी नहीं पढ़ेंगे, है ना, आंग भी नहीं, क्या है? ङ। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व च, श स ह और श त्र ण्य, त्र ड़ और ढ। ये क्या पढ़े हमने? पूरी वर्णमाला अ से अह तक पढ़ी, ढ तक पढ़ी। अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसमें जो स्वर थे वो कितने थे, इसमें जो व्यंजन थे वो कितने थे, है ना। तो अब सबसे पहले किसकी बारी? स्वर की। अब स्वर मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अभी हमने वहां पर कितने पढ़े थे? 13 थे, लेकिन जो मूल रूप से स्वर होते हैं वह कितने होते हैं? 11। आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं तो क्या बोलना है आपको? 11। ठीक है, जो अम और अह है वह क्या है? ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, वो क्या है? अयोगवाह है। उसे क्या कहेंगे हम? अयोगवाह। किसको कहेंगे? अम को और अह को। ठीक, ये दोनों क्या है? अयोगवाह। अब इनका उच्चारण बिना रुके किया जाता है ना। जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण बिना रुके किया जाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब बिना रुके तो किया जाता है, लेकिन उच्चारण में जो स्वर का लगने वाला जो समय होता है उसके आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा है? 3। रस्व स्वर, है ना, ये ह में र है इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? रस्व, रस्व, रस्व। रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। रस्व का मतलब होता है छोटा, है ना। रस्व यानी बहुत छोटे, दीर्घ यानी बड़े और प्लुत। ठीक, अब आता है रस्व स्वर। सबसे पहला, इनकी संख्या 4 है। अब जो स्वर 11 है उनमें से जो रस्व स्वर है यानी जो छोटे स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। इनके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? या कौन कौन से होते हैं? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ, है ना। ओ, आ, ई, ई। ये जो छोटे हैं इसको धीरे से बोला जाता है, और जो दीर्घ स्वर है इसको ऊंची आवाज में या फिर जोर लगाकर बोला जाता है। जैसे आ, है ना, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर हुए। अब प्लुत स्वर हम किसे कहेंगे? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना। जो छोटे स्वर है, जो ह्रस्व स्वर है, इनसे 3 गुना समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में। किसमें? प्लुत स्वर में। जैसे ओम, है ना, जो ओम है उसको पढ़ने में कितना? 3 गुना समय लगा। किससे? ह्रस्व स्वर से। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर हुए। अभी क्या जाना? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उसमें उच्चारण के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा है? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आता है स्वरों की मात्राएं। क्या? स्वरों की मात्राएं। अब स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती है ना। स्वरों को 2 रूपों में लिखा जा सकता है, एक स्वतंत्र रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। एक तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे आ हुआ, ई हुआ, ये हम एक तो स्वतंत्र रूप में लिखते हैं, और दूसरा हम इनको मात्रा के रूप में। जैसे आ के लिए कौन सी मात्रा? ऐसी। ई के लिए ये वाली, बड़ी के लिए ये वाली। स्वर और व्यंजन के साथ मात्रा रूप में लिखे जाते हैं। स्वर किसके साथ? व्यंजन के साथ। स्वर व्यंजन के साथ किसमें लिखे जाते हैं? मात्रा के रूप में।
ये आ की मात्रा, ये वाली किसकी हुई, छोटी ई की। ठीक, ये चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाते हैं, ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। कौन से चिन्ह, ये हुआ, ये हुआ, ये सब क्या है, मात्राएं हैं। क्या है, मात्राएं। ठीक, अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु वह सभी व्यंजनों में विद्यमान रहता है। अ एक ऐसा स्वर है जो सभी व्यंजनों में रहता है। जैसे हम बोलिए आप, क, ह, ग, सबको बोलने में आखिरी में क्या आ रहा है, अ। पढ़ो ध्यान से, बोलो। क आ रहा है, अ, ख, फिर आ रहा है अ, ग, घ, है ना। तो अ क्या है, ऐसा स्वर है जो सभी वर्णों में विद्यमान, जो सभी व्यंजनों में विद्यमान होता है ना। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसके अभाव में व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जब हमें अ का प्रयोग नहीं करना हो, है ना, हम इसको क, तो हम जब क बोल रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है, आधा क और प्लस अ। ठीक, तो क, तब इन दोनों को मिलाकर हुआ क। अब यदि हमें अ का उच्चारण नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ण को आधा करने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा। क, ख, ग, ऐसे, क, ख, ग, है ना, ध्यान में आया। ऐसे क्या होगा, ये हलंत लगने से ये क्या हो जाएगा, बिना अ वाला वर्ण आधा वर्ण कहलाता है। ये हलंत मतलब ये आधा हुआ, जिसके नीचे हलंत लगा है वह आधा हुआ, यानी म के नीचे हलंत है तो म नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, म। ठीक, चलते हैं हम स्वरों की मात्राओं को जानने के लिए। अब क्या है, अ की कोई मात्रा है नहीं है। आ के लिए कौन सी मात्रा होती है, एक लाइन, ये आ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये ऊ हुआ, ऊ की मात्रा ऐसी, बड़ा ऊ की ये वाली, ऋषि की मात्रा ये नीचे लगती है ऐसे। ए की मात्रा कैसी, एक एक खड़ी पाई और ऊपर शिरोरेख। फिर आए की मात्रा, ये दो शिरोरेख ऊपर, ओ में एक नीचे और एक ऊपर, आओ में एक नीचे और दो ऊपर। ये सब क्या है, मात्राएं हैं। किसकी, स्वर की। स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, अब चलते हैं, र के साथ ऊ और ऊ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। र के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है ना। ये ऊ है और ये बड़ा ऊ है, इसकी मात्रा ऐसी होती है और इसकी मात्रा ऐसी होती है। अब इसको र के साथ कैसे लगाते हैं, किसके साथ, र के साथ। अब देखिए, ये र और ये छोटा ऊ, तो क्या हुआ, खाली ऐसा कर दिया, रुपया, है ना। ये ये ऐसा होता है, तो ये क्या हुई, छोटा ऊ की मात्रा कैसी, सिर्फ यूं कर दिया। और बड़ा ऊ की मात्रा ये छोटा ऊ की हुई, है ना। अब बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए ये र, और यहाँ से गोल करके यूं जब करते हैं तो यह बड़ा ऊ की हुई। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। र में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। र में जब इस तरीके से मात्रा लगी हो तो इसका मतलब होता है ये छोटा ऊ की है, और र में जब इस तरीके से मात्रा लगी हो तो ये बड़ा ऊ की होती है। ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे रुपया, रुपया में कौन सी छोटा ऊ, रू। ऐसा हमें पता कैसे चला कि इसमें छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ, देखिए रुपया बोल के देखिए, रुपया। हम उसमें बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रुपया। ठीक है, र पे वजन नहीं दिया है इसलिए यहाँ छोटा ऊ। अब यहाँ रूप, इसको रूप बोलते हैं, रूप नहीं, रूप यानी बड़ा ऊ। रूठना, है ना, करुणा, यहाँ पे छोटा ऊ, रूठना, र में जोर दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर बड़ा ऊ। ठीक, अब र के विभिन्न रूप। अब र के कौन कौन से रूप होते हैं ना। र का पदेन व रेफ दोनों रूपों में प्रयोग होता है। जब कोई व्यंजन र के साथ है तो र पदेन रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जब कोई व्यंजन किसके साथ हो, र के साथ हो, तो वह किस में लगाया जाता है, पदेन। पदेन मतलब क्या होता है, पदेन यानी ये जो मात्रा होती है पदेन की होती है ना। किसकी मात्रा है, पदेन की। ये भी, ये भी, ये और ये। ऐसे जैसे हम इसको ट में लगाते हैं तो क्या बन गया, ट्र, ट्र, है ना। ये ड में लगाया तो क्या बन गया, ड्र। और ये जो मात्रा है जैसे क में लगाया तो क्या बन गया, ये क्र। ऐसे ही ग में लगाया तो ग्र। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, पदेन। क्या कहते हैं, पदेन। अभी हमने जो ये पढ़ी थी ये सब क्या थी, मात्राएं थी,
है ना। लेकिन ये क्या है, ये ऐसी जो लगती है वह, और ये क्या है, पदेन। क्या कहलाते हैं, पदेन। ठीक, ध्यान रखेंगे, यह चीज हमें नई सीखने को मिली है ना। आपने शायद इसे ना पढ़ा हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। पदेन मतलब क्या, पदेन यानी जैसे क में हम इसे र फोड़ते हैं, ये पदेन होता है। और जैसे ट में ऐसे 2 बार र फोड़ते हैं, तो ये भी पदेन, ये और ये क्या है, पदेन की मात्रा है। ठीक, ये देखिए उदाहरण दिया है, क्रम, ग्रह, प्रभात, प्रकाश आदि, और यहाँ पर ये 2 पदेन है ऐसे, है ना। तो ये क्या है, पदेन की मात्रा है। कौन सी है, पदेन। इसको क्या कहते हैं, पदेन। अब आता है, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र रेफ रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या था, किसी व्यंजन के साथ में हो, र किसके साथ में हो, व्यंजन के साथ में। लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है, र कहाँ हो, व्यंजन के साथ में मिल जाता हो, है ना। किसी व्यंजन के साथ में मिल जाता हो तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम रेफ रूप में लिखते हैं। किसमें, रेफ। रेफ मतलब यह ऊपर जो हम र फोड़ते हैं वह रेफ होता है। ठीक, ये क्या है, ये पदेन है। और यह जो ऊपर लगाते हैं वह क्या है, रेफ। इसको क्या कहेंगे, रेफ। अब ये कार्य, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, और बीच में आ रहा है, यानी दोनों का मेल हो रहा है यहाँ पर, है ना। किसी र यहाँ दिया है, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है, यहाँ पर मिल रहा है इससे और इससे, तो ये इसका कहाँ चला गया, ये रेफ रूप में ऊपर चला गया। ऐसे ही ह भी व्यंजन, श भी व्यंजन, हर्ष, अब ये बीच में र आ रहा है तो ये कहाँ चला गया, ऊपर। ऐसे ही श और त के बीच में शर्त, तो यहाँ र आ रहा है, कहाँ चला गया, ऊपर। ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, रेफ। क्या कहेंगे, रेफ। मैं अगले वीडियो में आपसे पूछूंगी हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये जाना हमने किसके बारे में, स्वरों के बारे में। अब आता है व्यंजन। क्या आता है, व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण के में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है। क्या होता है, व्यंजनों के उच्चारण में हवा कहाँ बाहर निकलती है, कैसे निकलती है, विभिन्न भागों से टकराकर। अ के उसमें क्या है, सीधे बाहर निकल जाती है। स्वर के उच्चारण में हवा सीधे बाहर निकल, कहीं टकराई नहीं, आ नहीं, ई नहीं, है ना। तो स्वर के उच्चारण में जो हवा होती है वह मुंह में नहीं टकराकर सीधे बाहर निकलती है। और व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा होती है मुंह से, मुंह के विभिन्न भागों में टकराकर बाहर निकल, जैसे क, टकराई हवा, ख, ग, ऐसे। तो जो व्यंजन है उसमें क्या होता है, मुंह जो हवा है वह मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्वर के बिना संभव नहीं है। बोलकर देखिए, क को हम बिना स्वर की सहायता से बोल सकते हैं क्या, नहीं। क, आ रहा है ना, ख, उसके पीछे भी आ रहा है, ग, है ना। ऐसे ही च, ये प, जो भी हो, ह, इन सब के पीछे हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, अ का। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जिन वर्णों को बोलने में, है ना, क्या परिभाषा होगी व्यंजन की, जिन वर्णों को बोलने में किसकी सहायता ली जाए, स्वर की। स्वर की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्वर के प्रकार पढ़े थे हमने, यहाँ पर व्यंजन के प्रकार है। कौन कौन से, सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा, स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, होंठ और जिह्वा से टकराकर बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों को बोलने में हवा किससे किससे, कंठ, यानी ये हमारा जो कंठ है यहाँ से कंठ, होंठ और जिह्वा, है ना, इन सब से टकरा कर बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। कितनी संख्या है स्पर्श व्यंजन की, 25, है ना। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, 5। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर ही उस वर्ग का नाम रखा गया है। अब हर वर्ग के प्रथम वर्ण यानी पहले वर्ण के नाम अनुसार ही उसका नाम रखा गया है। जैसे ये लाइन है ना, ये 5 वर्ण,
तो इसको, इसका पहला वर्ण क्या है, क, इसलिए इसको क्या दे दिया, क वर्ग। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ऐसे ही ये च, तो इसको क्या दे दिया, च वर्ग। समझ में आया? ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन। फिर आगे ऐसे ट, ये ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये किससे शुरू हो रहा है, ट से, इसलिए कौन सा वर्ग हुआ यह, ट वर्ग। ऐसे ही ये त, थ, द, ध, न, त से शुरू हुआ इसलिए ये त वर्ग। और प, फ, ब, भ, म, प से शुरू हुआ है इसलिए यह प वर्ग। ठीक है। अब आता है, ये क्या थे, हमने क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्श। इनको बोलने में क्या होता है, हवा कहाँ से निकलती है, कंठ से, होठ से, और किससे, जिह्वा से टकराकर बाहर निकलती है। बोलकर देखेंगे। ठीक है, किससे किससे, हाँ, कंठ है ना, कंठ। अब बोलिए क, क, क जब हम बोल रहे हैं अंदर से आवाज भी आ रही है, हमारी जिह्वा किससे, तालू से भी टकरा रही है ना। अब ख, ग, इस वर्ग में ऐसा हुआ। फिर च, च में क्या हो रहा है, च, अंदर से आवाज आ रही है लेकिन हमारी जिह्वा च, तालू के अग्र भाग से टकरा रही है। बोलकर देखिए, च, छ, ज, जिह्वा क्या है, किससे टकरा रही है, तालु के अग्रभाग से। ऐसे ही कौन से वर्ग में, ट वर्ग में हम देखेंगे, ट, ठ, तालु से टकरा रही है हमारी जिह्वा, है ना। ऐसे ही त वर्ग में त, तो त में क्या है, त वर्ग में जो हमारी जिह्वा है दांतों से टकरा रही है, इसलिए इसलिए इसे क्या कहते हैं, दंतव्य भी कहते हैं, है ना। और प, प वर्ग में क्या है, प वर्ग में हमारी जो हवा है कहाँ से निकल, प, फ, यानी होठों से टकरा कर जो बाहर निकल रही है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, औष्ठव्य व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या, क, ये कंठव्य है, च, है ना, च, कौन सा आएगा, च, च वर्ग को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। फिर ट, ठ, तालव्य भी कहे जाते हैं, त, थ, दंतव्य क्योंकि दांतों से हवा निकल रही है। और प वाली लाइन को ओष्ठव्य भी कहते हैं क्योंकि होठों के माध्यम से हवा क्या है, बाहर आ रही है। ठीक। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, अब कौन से व्यंजन, भाग दो क्या है, अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ पूरी तरह मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। य, र, ल, व। जीभ क्या कर रही है, पूरी तरह से किसी भाग को स्पर्श नहीं कर रही है। य पूरी तरह से भाग को स्पर्श कर रही, क्या नहीं। र, र नहीं कर रही है, ल नहीं कर रही है। ऐसे ही व में भी, तो ये कैसे व्यंजन हुए, अंतस्थ व्यंजन। अब आता है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का तीसरा प्रकार क्या है, ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह में रगड़ खाने से गर्म होकर निकलती है। मुंह में रगड़ खाने से कैसे होते, गर्म, ऊष्म, है ना, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जैसे श, श, है ना, ये जो है कौन सा, ये शकर का, इसको बोलते हैं श। ये होता है श, और ये होता है स। ये ह, श, श, स, ह। इसको बोलने का तरीका ध्यान रखें। ये क्या है, श, श, स, ह। ये कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब इसके आगे हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक में हमने क्या जाना, स्वर, स्वर की परिभाषा, है ना, वर्ण की परिभाषा, ये सब परिभाषाएं आपको लिखना है। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा और उनके प्रकार कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे कुछ संयुक्त व्यंजन भी है, इसके बारे में हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।